हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी हिस्ट्री का चैप्टर 10, जिसका नाम है कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड। ठीक है, कॉलोनिज्म क्या होता है? कॉलोनिज्म होता है कि जब एक कोई पावरफुल कंट्री किसी दूसरी जो पुअर कंट्री होती है उसके ऊपर रूल करने लग जाती है ना, उसको कहते हैं कॉलोनिज्म। जैसे कि ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया था। कॉलोनी का मतलब ट्रेडिंग करने के लिए आए थे, यहाँ पर ट्रेड करके और फिर वो वापस चले जाते। तो उनका एक ना यहाँ पर आने का पर्पस था ट्रेडिंग का। ठीक है, तो उन्होंने धीरे धीरे आकर इंडिया पर रूल करना स्टार्ट कर दिया। तो उनका ये जो पीरियड था रूल करने का, वो क्या कहलाता है? कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, तो कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड, और किस तरह से वो कंट्री साइड्स में आकर के, जैसे बंगाल में सबसे पहले वहीं पर सेटल्ड हुए थे ना, और वहां पर किस तरीके से उन्होंने अपनी रूलिंग स्टार्ट करी, तो हम ये पूरा डिस्कशन करने वाले अपने इस सेशन के अंदर। तो फटाफट से एक बार आकर के ज्वाइन कर लीजिएगा और सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड। तो फर्स्ट हम क्या देखेंगे कि हम इसमें देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर क्या कौन कौन से कैरेक्टर्स, मतलब किन किन पर फोकस किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीपल इन द कंट्री साइड में। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे राजाज। ठीक है, तो वहां के जो राजाज होते थे, मतलब राजा कौन होते थे? एक तरह से जो जमींदार होते थे ना, वही गांव के वही वहां के कंट्री साइड के क्या होते थे? जमींदार जो होते थे वो राजा होते थे। मतलब वो किसी राजा से कम नहीं होते थे, पावर भी उनके पास उतनी थी जितनी राजा के पास होती है। तो एक तरीके से हम मान सकते हैं इनको राजा कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद ताल्लुकदार। ताल्लुकदार का मतलब होता है मीडिएटर। ताल्लुक, उससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है, आपने सुना होगा ना कभी। तो ताल्लुक मतलब क्या होता है? मीडिएटर होता है। तो ताल्लुकदार, ये हम मीडिएटर का जो है वो काम करेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फार्मर्स के बीच में ये ताल्लुकदार क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा जोतेदार। तो फिर जमींदार के बाद, ठीक है, तो पहले जो पावर थी वो जमींदार के हाथ में थी, फिर जमींदार को रिप्लेस कौन कर देते? वो करते हैं आपके जोतेदास करते हैं, जो कि जोतेदास होते हैं रिच पीजेंट्स का ग्रुप होता है, उसको जोतेदास बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है रैयत। रैयत का मतलब होता है पीजेंट्स या फार्मर। नेक्स्ट आता है आपका शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, जो फार्मर्स होते थे, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे उसमें। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस सेशन के अंदर। ठीक है, तो बंगाल एंड द जमींदार, देखो 1857 से पहले की बात है। ठीक है, तो मतलब रिवोल्ट तो ठीक है, एक रीजन माना जाता है, लेकिन अगर हम बात करें बंगाल में सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी रूलिंग स्टार्ट कर दी थी, और वो भी किसके बाद में? तो 1757 में, ठीक है, प्लासी के बैटल के बाद। मैंने क्या कहा? 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, आपने सुना होगा ना, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, तो जब बैटल ऑफ प्लासी में एक तरफ तो थी कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी तरफ कौन थी? दूसरी तरफ थी सिराजुद्दौला। ठीक है, कौन थे? सिराज उद्दौला। ठीक है, तो इधर की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ सिराजुद्दौला थे। तो जीत कौन जाती है? यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। तो सिराजुद्दौला के जो प्रधान सेनापति थे, उन्होंने उसके साथ चीटिंग करी और इस तरीके से सारे सीक्रेट्स उनको बताते गए। रीजन क्या था कि अंग्रेजों ने, यानी कि ब्रिटिशर्स ने उसको वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि अगर ये सिराजुद्दौला हमारे रास्ते से हट गया तो तुम्हें वहां का नवाब बना दिया जाएगा। ठीक है ना, तो क्या करते हैं? सिराजुद्दौला के प्रधान सेनापति, कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर नाम बताइएगा उस प्रधान सेनापति का नाम क्या था जिन्होंने सिराजुद्दौला के साथ चीटिंग करी थी। और इसी चीटिंग के बिहाफ पर ब्रिटिशर्स जो है वो ये जो प्लासी का बैटल था वो विन कर जाते हैं। और कंडीशन, शर्त क्या रखी गई थी? शर्त ये रखी गई थी, जो भी इस प्लासी के बैटल में विन करेगा वही बंगाल पर रूल करेगा। और अल्टीमेटली क्या होता है? एट लास्ट ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। इसीलिए जीतने की के बाद उन्होंने क्या किया? बंगाल पर अपनी रूलिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो बंगाल पर रूलिंग स्टार्ट करने के बाद अब उनका सबसे बड़ा टास्क क्या था? देखो, वो एक तो इंडिया में नए नए थे, किसी को जानते नहीं थे। ठीक है, रूल करना उनको बहुत अच्छे से आता था, लेकिन सोर्स ऑफ फंडिंग कहां से हो, पैसा कहां से आए उनके पास? ठीक है, किस तरीके से पैसा आएगा? तो ये सारी चीजें बहुत बहुत इस पर डिस्कशन किए गए। ठीक है, एट लास्ट उनको क्या फाइनल करते हैं? तो जब उनके सारे ऑफिसर्स बैठते थे, ब्रिटिशर्स बैठते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो वो डिस्कशन किया करते थे कैसे क्या करना चाहिए, प्लान किया करते थे। तो फाइनल में डिसीजन क्या निकलता है कि यार यहाँ का राजा जो है, यहाँ का जो जमींदार है, हम उसको मीडिएटर बनाते हैं ना, क्योंकि जमींदार के अंडर में 400 गांव होते थे एक जमींदार के अंडर में। तो क्यों ना हम जमींदार को अपना मीडिएटर बनाएं, और ये जमींदार क्या करेगा? कलेक्शंस करके हमें रेवेन्यू कलेक्ट करके देगा, हम इसको सैलरी देंगे या उसका कमीशन दे देंगे, जो भी कुछ देंगे ऊपर से, भले ही चाहे वो कितना भी ले, लेकिन हम क्या करेंगे? इसको अपना एक मीडिएटर बनाते हैं, जिससे हमारे पास क्या होगी? इनकम होती रहेगी।
ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, बहुत सोच समझने के बाद अपना ये डिसीजन लिया कि हम मीडिएटर बनाते हैं किसको, जमींदार को। ठीक है, प्लासी के बैटल के बाद जो कि हुआ था 1757 में। ठीक है, तो इस डेट को जरूर से याद रखना, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है प्लासी का बैटल कब हुआ था, 1757 में। राइट, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने ये चैप्टर। कॉलोनियल रूल वाज द फर्स्ट एस्टैब्लिश इन बंगाल। तो ये जो कॉलोनियल रूल है ब्रिटिशर्स का, ये सबसे पहले बंगाल से स्टार्ट होता है। इन बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी ट्राइड टू ऑर्डर द रूलर सोसाइटी एंड एस्टैब्लिश द न्यू लैंड राइट एंड द न्यू रेवेन्यू सिस्टम। अब जब बंगाल में जब ये सेटल्ड हो गए थे, रूलिंग इनकी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, इन्होंने अपना जो एक राजनीति होती है या पॉलिटिकल जो पावर होती है वो धीरे धीरे इनके हाथ में आने लगी थी और यहीं से शुरुआत करी थी। अब इसके चलते वो क्या करेंगे, वहां के फार्मर्स पर एक तरह से टैक्स इंपोज करेंगे और वो टैक्स फार्मर्स को देना होता था। ठीक है, तो लैंड रेवेन्यू नई जो है वो पॉलिसीज लगाई गई। ठीक है, न्यू लैंड राइट्स बनाए गए और न्यू रेवेन्यू सिस्टम जो है वो लागू किया गया। राइट, तो देयर वाज एन ऑक्शन हेल्ड इन द बुर्दवान, प्रेजेंट डे बर्दवान, 1797। यहां से देखना, ये इंपॉर्टेंट डेट है। 1797 ईस्वी में क्या होता है, 1797 में बुर्दवान में बहुत बड़ी एक ऑक्शन लगती है। ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी। ठीक है, बहुत बड़ी नीलामी रखवाई जाती है और वो नीलामी किस चीज की थी, वहां के राजा की प्रॉपर्टी को सेल करना था, उनकी उस राजा की प्रॉपर्टी को नीलाम करना था, यानी कि ऑक्शन में डाल दिया था। रीजन क्या था इसका भी मैं बताती हूँ। ठीक है, तो ये जो ग्रैंड इवेंट होता है, सो देयर वाज एन ऑक्शन हेल्ड एट बुर्दवान, प्रेजेंट द बर्दवान, इन द 1797 which was popularly known as, और इसी को, ये जो इतना बड़ा ऑक्शन लगाया गया था वहां पर, इसी को ही ग्रैंड पब्लिक इवेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रैंड पब्लिक इवेंट कहा जाता है। कंपनी फिक्स द रेवेन्यू एंड ईच जमींदार। देखो कंपनी ने, अब यहां पर सुनो रीजन क्या था इसका, इस ऑक्शन का रीजन क्या था। ऑक्शन का रीजन था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदार को यानी कि राजा को वहां का क्या बनाया, वहां का मतलब मीडिएटर बनाया कि हमें टैक्स कलेक्शन करके दे दें। ठीक है, और अगर तुमने टैक्स कलेक्ट करके नहीं दिया, एक अमाउंट फिक्स कर दिया, ठीक है, एक अमाउंट फिक्स कर दिया कि तुमने इतना अमाउंट हमें देना ही देना है, और अगर उस अमाउंट को पे करने में वो फेल हो जाता था तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती थी ना, तो उसको जितना उनका नुकसान हुआ है उस हिसाब से उसको सेल करके, उसकी प्रॉपर्टी को सेल करके, और इस तरीके से वो अपने नुकसान की भरपाई करते थे, उसको कंपनसेट करते थे जो भी लॉस होता था। तो इसी चक्कर में क्या हुआ कि जब बुर्दवान के राजा रीपे करने में, मतलब जो टैक्स कलेक्शन करने में जब वो फेल हो गए, नहीं उन्होंने पे किया, तो इसके चलते वहां पर ना कंपनी को बहुत लॉस हुआ, और इस बहुत बड़े लॉस को कंपनसेट करने के लिए वहां के राजा, बुर्दवान के राजा की प्रॉपर्टी को ऑक्शन में डाल दिया, नीलामी में डाल दिया। इससे जितना पैसा आएगा वो पहले पैसे हम, जितना हमारा नुकसान हुआ है उसको हम क्या करेंगे, अपने से लेंगे जितना हमारा नुकसान हुआ है, और बाकी का बचेगा वो राजा को दे देंगे। क्लियर हो गई बात। इसलिए ये ग्रैंड जो पब्लिक इवेंट है 1797 में लगाया गया अंडर द परमानेंट सेटलमेंट। तो ये क्या था, ये था परमानेंट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग ये रूल बनाया गया था। परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है, जब एक बार रेवेन्यू सिस्टम लागू कर दिया, तो पहले जो लागू किया गया था तो उसमें क्या होता था, उसमें कभी कम कभी ज्यादा, इस तरीके से ना इसके पास ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कभी तो कम आता था रेवेन्यू, कभी ज्यादा आ जाता था। ठीक है, फ्लक्चुएशंस काफी होती थी, कभी आता ही नहीं था, कभी कम आता था, कभी ज्यादा आ जाता था, इस तरह से फ्लक्चुएशंस बहुत हो रही थी। अब क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए जिससे कि हमारे पास एक फिक्स अमाउंट आता जाए। तो ये बहुत सोच समझ करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं, अमाउंट को फिक्स कर देते हैं, रेवेन्यू फिक्स कर देते हैं। ठीक है, और रेवेन्यू को फिक्स करने वाले कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, जिन्होंने 1793 में एक ये परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया। इसी को ही जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता है। किसको, परमानेंट सेटलमेंट को जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता है। गलत मत करना, जमींदारी सिस्टम। ठीक है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा सिस्टम है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। इसी को ही, परमानेंट सेटलमेंट को ही एक जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता है। और इसी के चलते अगर वो फिक्स अमाउंट ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं मिलेगा तो वो पर्टिकुलर उस जमींदार की या राजा की प्रॉपर्टी को नीलाम कर देंगे, ऑक्शन में डाल देंगे, उनसे कंपनसेट करेंगे। क्लियर होगी बात। चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ द अनपेड रेवेन्यू। क्या रीजन था जिसकी वजह से राजा उसको पे नहीं कर पाता, रीजन कुछ ना कुछ तो होगा ना। रीजन क्या था, द ब्रिटिश ऑफिसर्स फेल्ट दैट द एग्रीकल्चर ट्रेड
and the revenue resources of the state could be developed by the, देखो ध्यान से देखना, British officers felt that, अब उन्होंने क्या फील किया, that the agriculture trade, क्योंकि गांव में एग्रीकल्चर में लोग ज्यादा बिजी होते हैं, तो क्यों ना हम एग्रीकल्चर को ही अपना एक जरिया बनाए कमाई का, अर्निंग का एक जरिया बनाए, जिसकी वजह से हमारे पास पैसा आता रहे, रेवेन्यू ठीक ठाक आता रहे और हम माला माल हो जाए। ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, ट्रेड एंड रेवेन्यू रिसोर्सेज दैट स्टेट कुड बी डेवलप्ड बाय द एनकरेजिंग। अब हमें क्या करना है, किसानों को, फार्मर्स को इनके लिए एनकरेज करना है, इसके लिए एनकरेज करेंगे। ठीक है, इनके लिए मोटिवेट करेंगे कि तुम जितनी अच्छी फसल उगाओगे ना उतना ही तुम्हारा भी फायदा होगा। ठीक है, तुम्हारा फायदा होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा फायदा होगा, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी प्रोडक्शन अच्छी होगी खेतों में तो इससे तुम्हारा बहुत फायदा होगा, मंडी में जाओगे तुम्हें बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, तुम सेल करके आओगे तुम्हें उसके बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। इस तरह से उनको एनकरेज किया करते थे। तो क्यों ना हम फार्मर्स को एनकरेज करके हम उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें। ठीक है, और इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर, और हम क्या करेंगे, ज्यादा ज्यादा जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो एग्रीकल्चर में करेंगे, क्योंकि जरिया ही वही था कंट्री साइड में ना, गांव में जरिया ही यही था कि अगर हम जिस चीज में, देखो शहरों में तो काफी सारी चीजें होती इन्वेस्ट करने के लिए, तो इन्वेस्ट किया तो वहां से उनकी अर्निंग होने लगी, लेकिन गांव में अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो किस पर करेंगे, इसका जो मेन मुद्दा है, वैसे तो थोड़ी ठीक है काफी चीजें होती है, लेकिन मेन मुद्दा क्या था कि एग्रीकल्चर पर इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि जितना हम इन्वेस्ट करेंगे उसका डबल ट्रिपल हम उसको गेन भी तो कर सकते हैं ना, राइट। नेक्स्ट आता है, कंपनी फेल्ट दैट व्हेन द रेवेन्यू विल बी फिक्स। कंपनी ने क्या सोचा कि अगर हम, अच्छा, दिस कुड बी डन बाय द सिक्योरिंग राइट ऑफ द प्रॉपर्टी एंड परमानेंटली फिक्सिंग द रेट्स ऑफ द रेवेन्यू डिमांड। तो हम क्या करेंगे, रेवेन्यू की जो डिमांड है, यानी कि कहीं कम है कहीं ज्यादा है, तो इसको साइड करते हैं, इसमें एक फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो कंपनी ने फील किया कि हम रेवेन्यू को फिक्स कर देते हैं, इट विल प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू द इंडिविजुअल टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। तो हम क्या करेंगे, फिक्स कर देते हैं, फार्मर्स की जो जमीनें हैं वो उनको दे देते हैं, और जब उनकी जमीन अपनी होगी तो वो अच्छे से एग्रीकल्चर करेंगे। ठीक है, वो अपने खेतों में उसको इन्वेस्ट करेंगे तो प्रोडक्शन अच्छा निकलेगा तो इससे हमारा भी फायदा होगा। तो ये सोच करके उन्होंने क्या कर दिया, परमानेंट सेटलमेंट को लागू कर दिया। प्रॉफिट कंपनी विल ऑल्सो एश्योर टू बी रेगुलर फ्लो ऑफ द रेवेन्यू, और कंपनी के पास में एक रेगुलरिटी बनी रहेगी फिक्स अमाउंट आने की। ठीक है, ये कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस है, जिन्होंने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया था। कहां पर, बंगाल में। कहां किया था बच्चे, बंगाल में। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, आगे 2-3 सेटलमेंट्स और आएंगे वो भी बताऊंगी, लेकिन यहां पर आपको बताना है कि बंगाल में 1793 में कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया था। रीजन फॉर नॉन पेमेंट बाय द जमींदार, under the reason were responsible non-repayment the revenue by the zamindar which include the revenue demand were kept very high। तो जो रेवेन्यू की डिमांड थी वो बहुत ज्यादा हाई थी, जो टैक्स इंपोज किया था, रेवेन्यू इंपोज किया हुआ था किस पर, किसानों पर, तो किसान उसको पे नहीं कर पाते थे। क्योंकि अगर देखो ऐसा भी होता था, कभी नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से कुछ प्राकृतिक आपदाएं होती है, कभी ड्रॉट आ गया है, सूखा पड़ गया है, कभी बारिश बहुत ज्यादा हो गया, फ्लड आ गया है। ठीक है, कभी हेल स्टॉर्म हो जाता है, ओले पड़ जाते हैं, फसल खराब हो जाती है, या कभी दीमक वगैरह लग जाती है जिससे कि फसल खराब हो जाती है। काफी सारे रीजंस होते हैं, कुछ ऐसे नेचुरल जो वो होती हैं, कैलेमिटीज होती हैं, तो जिसकी वजह से फार्मर्स कभी कभी उनको पे नहीं कर पाता था रेवेन्यू। अब वो जब फार्मर उनको रेवेन्यू पे नहीं करेंगे तो जमींदार उनको कैसे देगा। देखो यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर आपको समझाती हूँ। ये क्या था, यहाँ पर एक तरफ तो थे फार्मर, ठीक है, एक तरफ थे फार्मर, और दूसरी तरफ क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और बीच में कौन थे, बीच में था ये जमींदार। ध्यान से देखना, बीच में कौन था, जमींदार। अब फार्मर से जमींदार क्या करेगा, रेवेन्यू टैक्स लेगा, रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, और रेवेन्यू कलेक्ट करके ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा। ट्रायंगल समझ रहे हो, ट्रायंगल बात समझ में आ रही है आपको। तो ये क्या करेगा कि जब ये फार्मर्स यानी कि किसान जमींदार को अगर रेवेन्यू नहीं देंगे, क्योंकि उनके खेतों में फसल अच्छी नहीं हुई, तो वो रेवेन्यू कहां से देंगे, थोड़ी बहुत हुई है जो उन्होंने थोड़ा बहुत अनाज अपने खेतों में उगाया था, वो अपनी फैमिली को भी तो किसी तरह से नर्चर करेंगे ना, पालेंगे पोसेंगे, अपने घर पे भी तो चाहिए ना उनकी फैमिली को। तो वो थोड़ा सा होने की वजह से वो जमींदार को पे नहीं कर पाते थे, और जमींदार फिर आगे नहीं दे पाता था। तो इस तरीके से क्या होगा, ये तीनों का ट्रायंगल बना हुआ है कि एक के साथ दूसरे कनेक्टेड है। ठीक है, अब क्यों नहीं कर पाते थे, क्योंकि रेवेन्यू बहुत ज्यादा हाई था। थोड़ा बहुत होता तो ठीक है, फार्मर जैसे तैसे करके उसको पे कर देते, लेकिन बहुत ज्यादा हाई था जिसकी वजह से फार्मर ने पे नहीं किया। एक तो ये रीजन था। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है इट वॉज इम्पोज द टाइम व्हेन द प्राइसेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स वेरी लो। ये तब इम्पोज किया गया जब एग्रीकल्चर के प्राइस मार्केट में बहुत ज्यादा कम थे। देखो, जब
किसान जो होता है ना, फार्मर, जब अपने खेतों का अनाज जब सेल करने के लिए जाता है मंडी वगैरह में, मार्केट में, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके दाम फिक्स कर देती है, उसका प्राइस फिक्स कर देती है कि इस रेट पर हम जो है वो आपसे ये ग्रेन ले लेंगे। जब ये फार्मर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मतलब मार्केट बनी हुई थी, मंडी बनी थी उस टाइम में, तब ये जब सेल करने के लिए जाते थे तो इनको इनके अनाज के पैसे बहुत कम दिए जाते थे। रेवेन्यू तो तुमने इतना इंपोज किया हुआ है और तुम किसानों के अनाज के पैसे तुम बहुत कम दे रहे हो, तो इस सिचुएशन में फार्मर कहाँ से पे करेगा, ठीक है ना, तो नहीं के पे कर पाता था। तो दूसरा रीजन ये हो गया कि अनाज के जो दाम थे या प्राइस थे वो बहुत ज्यादा लो थे, कम थे। दिस so the peasant found the difficulty to pay, इसलिए वो डिफिकल्टी फेस कर रहे थे। जमींदार वर ऑल्सो ट्रीटेड बाय द स्ट्रिक्ट लॉ, तो इसके चलते ना जमींदार पर, क्योंकि जमींदार ने उनको पे नहीं किया, मैंने यहाँ पर बताया ना, उसको पे नहीं कर पाया क्योंकि फार्मर ने उनको नहीं दिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा, क्या कहा, तुम्हारी वजह से हमें इतना नुकसान हुआ है, इतना लॉस हुआ है, अब देखो तुम्हें तो अपने नुकसान की पेनल्टी देनी पड़ेगी, भरपाई तो करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा जी कैसे, तुम्हारी जमीनों को ऑक्शन में डाल के, और उनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट लॉ इंपोज कर दिया गया, और जिसको कहा जाता है सनसेट लॉ। उसको बोला गया, किसको, जमींदार को, अगर तुमने सनसेट होने से पहले पहले, सूरज ढलने से पहले पहले, मतलब एक डेट फिक्स कर दी कि तुम्हें इस डेट तक तुम्हें रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करके देना है, रेवेन्यू कलेक्ट करके देना है, अगर तो वो सुबह से शाम हो गई और सनसेट होने से पहले पहले, सूर्य जब वो अस्त होता है उससे पहले पहले तुमने रेवेन्यू पे कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज तो तुमने नेक्स्ट मॉर्निंग भी दिया ना तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो तुम्हारी प्रॉपर्टी को ऑक्शन में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो था। लिमिटेशन इम्पोज बाय द जमींदार ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब कंपनी ने उन पर स्ट्रिक्ट लॉ भी लगा दिया, सनसेट लॉ भी लगा दिया। अब कंपनी ने धीरे धीरे जमींदार की पावर भी छीन ली। जो एक तरह से राजा हुआ करता था, छोटी मोटी आर्मी भी थी, पुलिस का काम भी कर लिया करते थे, चोर पुलिस को, ठीक है, वो जो काम होता है, चोर को पकड़ने का काम होता है, पनिशमेंट देने का काम होता है, वो भी करते थे। सरपंच बीइंग अ जज, ठीक है, वो भी काम किया करता था। थोड़ी बहुत आर्मी भी होती थी। और ये जो टोल टैक्स पर ये जो एक तरह से पैसा लेते हैं ना, जो कलेक्शन लेते हैं, वो भी जमींदार के हाथ में था। तो काफी सारी चीजें जमींदार के हाथ में होती थी, पावर होती थी। तो धीरे धीरे ये सारी की सारी पावर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथ में ले ली, ठीक है। तो जमींदार ट्रूप्स वर डिसबैंड, जमींदार की ट्रूप्स को, आर्मी को डिसबैंड कर दिया गया। कस्टम ड्यूटीज, मैंने बताया ना कि जब एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं, एक स्टेट से दूसरे उसमें स्टेट में जब एंटर करते हैं तो आपको टोल टैक्स देने पड़ते हैं, है ना। तो वो टोल टैक्स भी कौन लेता था, पहले जमींदार लेता था, अब वो उनसे वो भी छीन लिया गया, तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसको लेती है। नेक्स्ट कहता है जो कोर्ट कचहरी का काम जो जमींदार किया करता था वो भी उससे छीन लिया गया। जमींदार लॉस देयर पावर टू ऑर्गेनाइज लोकल जस्टिस एंड द लोकल पुलिस, अब उससे लोकल जस्टिस यानी कि जो सरपंची का काम करता था, एक जज का काम किया करता था, उससे वो पावर भी छीन ली गई। और लोकल पुलिस का यानी कि जो चोर पकड़ने का काम या उसको पनिश देने का काम जो पुलिस करती है वो भी जमींदार किया करता था। तो ये सारी की सारी पावर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदार से ले ली। राइज ऑफ द जोतेदार, अब देखो जमींदार से उसकी पावर भी ले ली, जमींदार की जमीनों को, उसकी प्रॉपर्टी को नीलाम भी किया जा रहा था। तो जमींदार का रुकने का क्या फायदा। तो जमींदार ने डिसाइड किया कि यार हमें नहीं रुकना, हम तो यहाँ पे बहुत लॉस में आ रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि फार्मर्स से पे नहीं करते थे, तो एक दो बार जमींदार ने खुद से अपनी पॉकेट से उसको फिल भी किया, लेकिन कब तक। अब वो जमींदार धीरे धीरे लॉस में आने लगा, बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था, पावर भी छीन ली गई और उसकी प्रॉपर्टी भी ऑक्शन में डाल दी गई। इस तरह से बहुत ज्यादा धीरे धीरे वो लॉस में आता जा रहा था। तो उसने क्या किया कि डिसाइड किया कि मैं जो है इस गांव में रहता ही नहीं हूँ, जाकर के मैं टाउन में या सिटी में रहने लगूंगा। अब जैसे वो रिप्लेस हो जाते हैं, मतलब जैसे गांव से निकल करके और वो शहरों की तरफ बसने लगते हैं, शहरों के अंदर सेटलमेंट होने लगते हैं, ठीक है, सेटल होने लगते हैं, तो विलेज से, ठीक है, विलेज से ट्रांसफर होकर, मतलब कि माइग्रेट होकर वो कहाँ रहते हैं, सिटी या टाउन के अंदर रहने लग जाते हैं, सिटी या टाउन के अंदर रहने लग जाते हैं। अब गांव क्या हो गया था, खाली हो गया था। अब गांव को रिप्लेस, अब गांव में कौन आ जाएगा जमींदार की जगह, गांव में आ जाएंगे ये जोतेदार, ठीक है, जो कि जमींदार की जगह लेंगे, ठीक है। तो द ग्रुप ऑफ द प्रोस्पेरियस फार्मर, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता था, जमीन होती थी, पावर होती थी, अब वो क्या करेंगे, किसानों की बात कर रही हूँ, जिन किसानों के पास बहुत जमीनें होती थी, जिन किसानों के पास पैसा भी था, और पैसे के साथ में जमीन होगी, पैसा भी होगा तो पावर भी आएगी। तो इस तरह के पीजेंट्स को क्या कहा जाता है, जोतेदार कहा जाता है। ग्रुप ऑफ द प्रोस्पेरियस फार्मर्स वर प्रोबेबली नोन द जोतेदार, जोतेदार वर अ क्लास ऑफ द रिच पीजेंट्स, तो धनी किसानों का ये
ग्रुप होता था। दे एक्वायर्ड द वास्ट एरिया लैंड, कंट्रोल ट्रेड, मनी लैंडिंग एंड एक्सरसाइज द इमेंस पावर ओवर द पुअरर कल्टिवेटर्स। ठीक है, अब ये गांव में आकर गरीब किसानों के ऊपर अत्याचार करने लगे, उनसे गांव में काम, अपने खेतों में काम करवाया करते थे, थोड़ी सी उनको सैलरी वगैरह देते थे, पैसा देते थे, अदरवाइज तो उनसे पूरा काम जो है वो बहुत ही सस्ते दामों पर, बहुत ही लो प्राइस पर उनसे काम कराया करते थे। दिन ब दिन इसकी पेजेंट्स की या फार्मर्स की जो हालत थी, कंडीशन थी, वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा डाउन होने लगी। उनको हेल्थ इश्यूज भी होने लगे, मरने लगे, भूखे मरने लगे। लेकिन जोतेदार का कहते हैं ना कि दिल नहीं पिघला, कि वो इतना काम करवाते, कम से कम थोड़ा तो सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए ना उनके लिए, वो नहीं था। जबकि जोतेदार अपने किसानों के लिए थोड़ा बहुत सोचता था। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, पुअर कल्टिवेटर्स के ऊपर अपनी डोमिनेंस स्टार्ट कर देंगे। देयर लैंड वॉज कल्टिवेटेड थ्रू द शेयर क्रॉपर नोन एज द, अच्छा उनकी जो लैंड होती थी, किनकी, इनकी जोतेदार की लैंड होती थी, उन पर जो क्रॉपिंग किया करते थे उनको क्या कहा जाता था, अधियार कहा जाता था या फिर बारग्रेडर्स कहा जाता था। यहां से 1 मार्क क्वेश्चन होगा कि अधियार किसको बोला जाता है, जोतेदार की जमीनों पर जो हायर्ड पीजेंट्स काम किया करते थे उनको क्या कहा जाता है, अधियार कहा जाता है। ठीक है, शेयर, ठीक, अब वो शेयर जैसे लीज पर देते हैं ना कि जमीन मेरी है, तुम चलो खेती कर लो, तो उस तरह के जो शेयरिंग वाला पार्ट होता है उसको अधियार कहा जाता है। नेक्स्ट होता है द रेसिस्टेंस ऑफ द जमींदार। ठीक है, अब जमींदार ने इस चीज को रोकने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए जमींदार ने क्या क्या तिगड़मबाजी नहीं लगाई, क्या क्या आइडियाज फॉलो नहीं किए। ठीक है, जिसकी वजह से वो अपनी प्रॉपर्टी को भी बचा ले गया और लॉस भी नहीं हुआ तो लॉस किसको हुआ, कंपनी को हुआ। इसी के चलते फिर वो रिपोर्ट बनाई जाएगी 1813 में, जो 5th रिपोर्ट बनाई जाएगी। तो द इवेंट वीकेंड ऑफ देयर अथॉरिटी, जमींदार टुक सीरियस स्टेप लाइक द फिक्टिशियस सेल। पहले सुनो, जमींदार ने अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए उसको फिक्टिशियस सेल में डाल दिया। फिक्टिशियस सेल क्या होती है कि अपनी प्रॉपर्टी को अपनी घर की फीमेल के नाम कर देते थे। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था कि जो भी प्रॉपर्टी फीमेल के नाम होगी उसको ऑक्शन में नहीं डाला जाएगा। अब ये बहुत अच्छा आइडिया लगाया जमींदार ने, तो अपनी जो प्रॉपर्टी होती थी ज्यादातर फीमेल के नाम करते थे ताकि वो ऑक्शन में ना जाए। दूसरा क्या तरीका अपनाया, ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली मैनिपुलेट देयर ऑक्शंस। ठीक है, विद होल्डिंग द रेवेन्यू डेलिबरेटरी, और कई बार तो वो जानबूझकर रेवेन्यू नहीं पे करते थे, अपने पास ही रख लेते थे, क्योंकि रेवेन्यू बहुत होता था तो जमींदार अपने पास ही रख लेते, जानबूझकर वो कंपनी को नहीं देता था। उनको क्यों दे, मेरा फायदा हो रहा तो मैं खुद ही रखूंगा, और नाम लगा देता था झूठा, किसके, फार्मर ने नहीं दिए थे। ठीक है, उसके बाद थ्रेटिंग द इमिडेटिंग, और तीसरा तरीका उसने क्या अपनाया, तीसरा तरीका ये अपनाया कि जो भी उसकी ऑक्शन में नीलाम हो रही जमीन को खरीदने के लिए आता था, आउटसाइडर, गांव के बाहर का जो होता था, तो गांव के चौराहे पर, मतलब जो एंट्रेंस गेट होता था गांव का, वहां पर ना लाठियाज, 10-12 लाठियाज वहां पर खड़े कर दिया करता था कि जो भी आउटसाइडर आएगा बाहर से, उसके हड्डी पसलियां तोड़ देनी तुम्हें, उसके हाथ पर तोड़ देने हैं, ताकि वो दोबारा इस गांव में एंटर ना कर सके। लाठियाल ने ऐसा ही किया कि जो भी आउटसाइडर आते थे उनको डंडे मार मार के उनको वहीं से भगा देते थे, बेचारे हाथ से टूटे फूटे लंगड़े लंगड़ा करके वो अपने वापस घर जाते थे। ठीक है, चलिए, और इस तरीके से ट्राई टू बॉट एन स्टेट। ठीक है, और इस तरीके से उन्होंने क्या किया, जो खरीदने आते थे वापस उनको भेज दिया और अपनी प्रॉपर्टी को उसने बचाया। इट वॉज द 5th ऑफ द सीरियस रिपोर्ट, और इसी के चलते क्या बना था, देखो 5th रिपोर्ट एंड इट्स इंपैक्ट टू द जमींदार। देखो बच्चे, एक पहले आपको बात बता दूं कि ये 1 शॉट है। ठीक है, तो इसमें कोशिश करेंगे पूरा चैप्टर को समझने की, लेकिन आपको जो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, तो वो लाइन बाय लाइन आपको नहीं पढ़नी है, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो हम इस 1 शॉट के जरिए पूरा समझने वाले हैं। क्लियर है, चलिए। तो इट वॉज द 5th सीरियस रिपोर्ट एंड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज ऑफ द, जब ये 5th रिपोर्ट बनती है, कब, 1813 में। ठीक है, 1813 में जब ये 5th रिपोर्ट बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती थी ये रिपोर्ट, ये इसलिए बनाई जाती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आने से पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये प्रॉमिस करके आई थी कि हम तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट गेन करके देंगे, बस हमारी कंपनी को उधर जाने दीजिए इंडिया में, और इंडिया से काफी सारा पैसा कमा करके वो आप लोगों को देंगे, प्रॉफिट देंगे, कहने का मतलब। ठीक है, लेकिन शर्त ये होगी कि आप किसी और कंपनी को इंडिया नहीं भेजोगे ट्रेड करने के लिए हमारे अलावा। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि ठीक है, ओके है, नहीं भेजेंगे, लेकिन तुम हमें प्रॉफिट तो दो ना। ठीक है, इससे पहले 4 रिपोर्ट गई, प्रॉफिट ठीक ठाक से चलता रहा, लेकिन 5th रिपोर्ट में बनाने के बाद ऐसा क्या उनको लगा कि ये कंपनी तो बहुत ज्यादा लॉस में हो गई। लॉस में क्यों हुई, इस कारण को जानने के लिए रिपोर्ट बनाई गई, और ये रिपोर्ट जो थी वो 1002 पेजेस की, कितना, 1002 पेजेस की रिपोर्ट बनाई गई। ठीक है, जिसमें कि 1002 पेजेस बनाए गए, जिसमें कि 800 जो पेजेस थे वो फार्मर्स की पिटिशन के थे। ठीक है,
तो इट वॉज ब्रिटिश पार्लियामेंट फोर्स द कंपनी टू प्रोड्यूस द रेगुलर रिपोर्ट। तो कंपनी ने क्या किया कि हम तुम्हें रेगुलर रिपोर्ट दिया करेंगे कि कितना हमने इन्वेस्ट किया है, कहाँ हमने सेव किया है, पूरा डाटा बना कर देंगे, पूरी रिपोर्ट बना करके देंगे, ठीक है। उसके बाद इट बिकम द बेसिस ऑफ द इंटेंस द पार्लियामेंट्री डिबेट्स, और उस पर डिबेट होती है कि क्यों लॉस हुआ, ठीक है, ऑन द नेचर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल्स इन इंडिया। बाकी की जो अदर कंपनी थी ना, जैसे बहुत सारी कंपनी होती है ना उसके कंट्री के अंदर, ट्रेडिंग कंपनीज बहुत होती है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, तो वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया आई थी, बाकी की कंपनी को मना कर दिया गया कि तुम्हें नहीं जाना उधर। अब जब डिबेट हुई पार्लियामेंट के अंदर, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, तो जो बाकी कंपनी के जो ऑनर थे उन्होंने कहा देखो हमने कहा था ना कि हमें भेज दो, हम तुम्हें प्रॉफिट देंगे, अब तुमने ईस्ट इंडिया कंपनी को भेज दिया तो लॉस करवाया ना इन्होंने, इनको हम कहते हैं कि अभी भी वापस बुला लो और इसकी जगह हमें भेज दो, हम तुम्हें प्रॉफिट गेन करके देंगे। उनको तो बोलने का मौका मिल गया। कुछ पर एलिगेंस भी लगाए गए, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे बड़े बड़े, उन पर एलिगेंस भी लगाए गए, और इस एलिगेंस के चलते वो अपना प्रूफ नहीं कर पाए अपने दोष को। किसी ने तो सुसाइड भी कर लिया था, कोई इंडिया ही छोड़कर भाग गया था, ठीक है, वापस ही नहीं आया। तो काफी जो है इस पर बहसबाजी हुई, ठीक है, कहां पर, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो रिपोर्ट बनाकर दी थी 1813 में, 5th रिपोर्ट। अब क्या होता है कि अकाउंट ऑफ बुकानन ने अपनी अकाउंट बुक में, मतलब उन्होंने अपनी जो एक अपना एक्सपीरियंस दिया या अपनी बातों को रखा अपनी बुक के अंदर, ठीक है, वो क्या बनाया, रिपोर्ट बनाई जो फ्रैंकस बुकानन अंडरटुक द डिटेल सर्वे ऑफ द एरिया अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो क्या कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रैंकस बुकानन को एक तरह से ना स्पॉन्सर किया कि तुम्हें देखना है, मतलब वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से भी वो हुआ था कि तुम्हें जाकर जांच पड़ताल करनी है, इन्वेस्टिगेशन करना है, ठीक है, चीजों को ऑब्जर्व करना है कि कहां पर लॉस हुआ। अब बुकानन आता है इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर आकर के वो स्टोन को स्टडी करता है, इसको सॉइल्स को स्टडी करता है, ठीक है, और ये क्या होते हैं, बहुत सारी चीजों को स्टडी करता है। जैसे कंपनी इट वाज प्लान्ड अकॉर्डिंग टू नीड, ही स्पेसिफाई द इंस्ट्रक्शंस अबाउट व्हाट ही हैड टू लुक फॉर एंड व्हाट ही हैड, उसको क्या चीज देखनी है और देख करके एक रिपोर्ट कैसे बनानी है। जैसे उसने मिट्टी पर स्टडी की, सॉइल पर स्टडी की, यार इंडिया की सॉइल तो बहुत ज्यादा फर्टाइल है, लॉस कैसे हो सकता है, इस पर रिपोर्ट बनाई कि ओके है, ठीक है, उसको ओके कर दिया, ठीक है, जैसे आप भी करते हो ना, कोई टेबल बना लेते हो, ये काम हो गया जी, ओके हो गया, ये काम नहीं हुआ उसको क्रॉस कर देते हो। ऐसे ही बुकानन ने जब चीजों को ऑब्जर्व किया तो जो चीज अच्छी लगी उसी के हिसाब से उसने रिपोर्ट बनाई, जो चीज खराब लगी उसके हिसाब से रिपोर्ट बनाई, ठीक है। अब ये क्या करता था, बुकानन ऑब्जर्व द, उसने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करी, स्टोन किया, रॉक किया, डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉयल, मिनरल्स एंड द स्टोन दैट वर कमर्शियली वैल्यूएबल। उसने कहा कि इंडिया में तो इतनी सारी चीजें, वैल्यूएबल चीजें हैं, फिर कंपनी लॉस में क्यों जा सकती है, इस पर वो रिपोर्ट बनाता है, ठीक है। अब बुकानन कौन था, ठीक है, देखो बुकानन जो है एक पेशे से कौन था, एक डॉक्टर था, ठीक है, जो कि इंडिया आता है। तो द पेस्ट्रल एरिया ऑफ द बंगाल विद द ग्रेजुअल पैसेज, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, सेटल्ड कल्टीवेशन एक्सटेंडेड एंड रीच द एरिया ऑफ द शिप। अब हम क्या करेंगे, बात करते हैं राजमहल हिल्स की, ठीक है, राजमहल हिल्स की बात करते हैं। तो राजमहल हिल्स पर ना पहाड़िया लोग रहा करते थे, ठीक है, और यहीं पर अपनी कल्टीवेशन किया करते थे, पेस्टुलेशन किया करते थे, ग्रेजिंग कराते थे अपने पशुओं को। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो पहाड़िया थे, जो राजमहल हिल्स पर रहते थे, ये थोड़े से पहाड़ के ना बीच वाले एरिया में रहते थे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि पहाड़ी एरिया था तो यहाँ पर कल्टीवेशन बहुत अच्छी नहीं होती थी, ठीक है, गुजारे लायक हो जाती थी लेकिन बहुत अच्छी नहीं होती थी। तो यहाँ पर क्या होता था कि विद द ग्रेजुअल पासेज, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, सेटल्ड कल्टीवेशन एक्सपेंडेड एंड रीच टू द नॉर्थ, रीच टू द एरिया ऑफ द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो एक तरफ तो कल्टीवेशन कौन सी, सेटल्ड कल्टीवेशन है, एक्सटेंडेड एंड रीच टू द एरियाज ऑफ द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, फिर ये सेटल्ड कल्टीवेशन से शिफ्टिंग कल्टीवेशन में कन्वर्ट हो जाती है। स्वेलोइंग अप द पैस्चर एंड द फॉरेस्ट इन द राजमहल हिल्स। अब मैंने क्या कहा, हिल्स होंगे जहां पर पहाड़ों पर तो बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो थोड़ा सा फॉरेस्ट्री एरिया भी होगा, ठीक है। अब फॉरेस्ट्री एरिया पर क्या करेंगे, पहले लोग उसको क्लीन करेंगे, ठीक है, क्लीन करने के बाद थोड़ा सा अपनी जगह बनाएंगे रहने वहने की, या फिर अपने खेतों को थोड़ा सा उस पर साफ सफाई करके तब उसको कल्टीवेशन के लायक बनाएंगे। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है कि जहां पर परमानेंट तरीके से मतलब जैसे आपने देखा होगा ना कि जब गेहूं की जब हार्वेस्टिंग होती है ना, तो हार्वेस्ट करने के बाद उसका फ्रूट तो ठीक है ले लेते हैं, ग्रेन्स ले लेते हैं, लेकिन उसका जो नीचे का जो प्लांट बच जाता है ना, उसको क्या करते हैं, उसको बर्न कर देते हैं, जला देते हैं। जलाने के बाद जो उसकी राख होती है, ऐश होती है, उसको मिट्टी में ही ऐसे खुला छोड़ देते हैं।
उस ऐश से क्या होता है, सॉयल को न्यूट्रिएंट्स मिलती है, पोटेशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम जो भी होता है वो मिलती है, ठीक है। तो जो प्लांट को ग्रो करने के लिए जो पोटैश चाहिए होती है वो उनको एशेस से मिल जाती है, इसलिए वो राख को खुला छोड़ देते हैं, एशेस को स्प्रेड कर देते हैं अपने खेतों में, मिट्टी में मिलाकर फिर से कल्टीवेशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है, स्प्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन इसको बोलते हैं, राइट। उसके बाद शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाज डन विद द हेल्प ऑफ द हो। अब ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है बच्चे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जैसे शिफ्ट करना होता है, और ये किसकी हेल्प से होती है, हो की हेल्प से। हो क्या होता है बच्चे, ये जो कस्सी फावड़े होते हैं ना, क्योंकि देखो हिली एरियाज में ट्रैक्टर वगैरह तो चल नहीं सकते हैं, तो लोग क्या करते थे, पहले की बात है, ट्रैक्टर तो बहुत बाद में आए, पहले लोग ना कस्सी फावड़े से ही क्या करते थे, उस चीजों को खोदते थे। यहाँ तक कि यहाँ पर प्लो भी नहीं कर सकते थे, हल से उसको जोत भी नहीं सकते थे, क्योंकि पथरीला एरिया होता था सारा, तो वो कस्सी फावड़े से ही उसको क्या करते थे, खुदाई करते थे, टिल्ट करते थे। वाइल द सेटल्ड कल्टीवेशन, अब ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये किससे होती थी बच्चे, ये होती थी हो से। वाइल द सेटल्ड कल्टीवेशन वाज डन विद द प्लो, और जो सेटल्ड कल्टीवेशन है प्लेन एरिया वगैरह जैसे में, तो ये इससे क्या किससे करते थे, हल से करते थे। अब इस प्लेन एरिया में तो आप देखोगे ना कि हल बहुत इजीली चल जाता है ना, प्लेन एरिया में, जबकि हिली एरियाज में ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पर जो लोग रहेंगे पहाड़ों के अंदर, वो तो कस्सी फावड़े से उसको खोदेंगे, उसके बाद में उसको थोड़ा सा कल्टीवेशन के लायक बनाएंगे, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो कि हो से की जाती थी। और जैसे धान की खेती होती है, चावल जो राइस का प्लांट होता है ना, वैसे उसको क्या किया जाता है कि एक जगह जहां पर उसको ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है, फिर वो थोड़ा सा जब ग्रो हो जाता है तो उसके प्लांट को उखाड़ करके दूसरी जगह उसको लगाया जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और जो सेटल्ड कल्टीवेशन होती है वो प्लेन एरिया में ज्यादा होती है, और जो कि प्लो की हेल्प से होती है। तो दो चीज आपसे पूछी जाएगी, हो और प्लो का, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, द हिल्स ऑफ द राजमहल। फ्रांकिस बुकानन कौन थे, मैंने बताया ना अभी, ये फ्रांकिस बुकानन कौन थे, ये जो है प्रोफेशनली बाय प्रोफेशन जो है वो फिजिशियन थे, ट्रेवल्ड टू द राजमहल हिल्स, तो ये राजमहल हिल्स पर जाता है, ठीक है। ही गेव अ अकाउंट अबाउट इट, और उसने वहां पर एक बुक भी लिखी, उस राजमहल हिल्स को एक्सपीरियंस करके देखा, सुपरवाइज किया उसको, और फिर अपनी बुक में उसको मेंशन किया। ओरिजिनली इन द राजमहल हिल्स पहाड़िया लिव, ओरिजिनली मतलब पहाड़, उसमें राजमहल हिल्स पर पहले पहाड़ियाज लोग रहते थे। दे लिव्ड ऑन हंटिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, फूड गैदरिंग, एंड इट वाज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट, ठीक है। क्या कहता है, दे लिव्ड ऑन हंटिंग, वो क्या किया करते थे, फॉरेस्ट्री एरिया था, हंटिंग किया करते थे, शिकार किया करते थे, शिकार से उनका थोड़ा बहुत काम चल जाता था, ठीक है। उसके बाद शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे हो से। नेक्स्ट कहता है फूड गैदरिंग भी किया करते थे, एंड वाज द इंटीमेटली, ठीक है, इंटीमेटली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट। और जो भी फॉरेस्ट की एक्टिविटीज होती हैं, फ्रूट कलेक्ट करना, रूट कलेक्ट करना, ठीक है, और फ्रूट से जो गम वगैरह होते हैं फॉरेस्ट से वो कलेक्ट करना, टिम्बर्स कलेक्ट करना, इस तरीके से काफी सारी फॉरेस्ट एक्टिविटी होती है, और ये सारी चीजें कौन करते थे, पहाड़ियाज करते थे। लास्ट डिकेड ऑफ द 18th सेंचुरी ब्रिटिश एनकरेज द, 18th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में, ठीक है, क्या होता है कि ब्रिटिशर्स ने उनको एनकरेज किया, ठीक है, फॉरेस्ट क्लियरेंस, एंड द जमींदार एंड द जोतेदार आल्सो स्टार्टेड टू टर्न अनकल्टिवेशन लैंड। तो ब्रिटिशर्स ने उनको एनकरेज किया, और साथ साथ में जमींदार और जोतेदार ने उनको बोला, ठीक है, क्या बोला कि जो अनकल्टिवेटेड लैंड है, यानी कि जो फॉरेस्ट्री एरिया है, जो बेकार पड़ी हुई है, हालांकि उस पर खेती हो सकती है लेकिन कोई करने के लिए तैयार नहीं था, तो ब्रिटिशर्स ने उनको एनकरेज किया करने के लिए, खेती करने के लिए, कि भाई तुम साफ सफाई करो वहां पर, और इस तरीके से ये जो बंजर है, ये जो खाली जमीन पड़ी है, तुम इसको अपने काम में ले सकते हो, तुम इसको अपना एक तरह से तुम्हारी ये लैंड हो जाएगी, तुम इस पर कल्टीवेशन कर सकते हो, ठीक है जी, ओके। द सेटल्ड एग्रीकल्चर एक्सपेंडेड, धीरे धीरे वो क्या करने लगे, फॉरेस्ट्री एरिया को क्लीन करके उस पर कल्टीवेशन करने लगे। अब धीरे धीरे लोग जो है अपने ये जो कल्टीवेटेड लैंड है इसको एक्सटेंड करने लगे। सो द एरिया अंडर द फॉरेस्ट एंड द पैस्चर कॉन्ट्रैक्टेड, दिस शार्पन्ड इन द कॉन्फ्लिक्ट। अब ये जो एरिया था जहां पर ये कल्टीवेशन किया करते थे, और एक वो थे जहां पर वो अपने पशुओं को, पहाड़िया लोग थे, अपने पशुओं को ग्रेजिंग कराया करते थे। आए दिन इनके बीच कोई ना कोई झगड़ा हुआ करता था, क्योंकि उनके पशु, उनके जो गाय भैंसे भेड़ बकरियां होती है, वो नीचे आ जाते थे, ठीक है, नीचे उनकी जो खेतों को पूरा खराब कर दिया करते थे। ऐसे ही जब वो ऊपर की तरफ जाते थे, तो ऊपर उनके आने जाने का एक रास्ता ही बंद कर दिया पहाड़ियों ने, ठीक है। तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे, दैट शार्पन दैट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पहाड़िया एंड द सेटल्ड कल्टीवेटर्स, जो नीचे आकर के और फॉरेस्ट्री एरिया को क्लीन करके जहां पर वो कल्टीवेशन करने लगे थे, उनको कहते हैं सेटल्ड कल्टीवेटर्स, राइट। सो अराउंड द 1780 संथाल केम
केम इनटू दीज एरिया। 1780s के दशक में सांथाल वहां पर आकर बसने लगते हैं। दे क्लियर द फॉरेस्ट एंड प्लो द लैंड, और उन्होंने इसको क्लियर किया, ठीक है, और इस तरीके से उसको प्लो करने के बाद उसको कल्टीवेशन के लायक बनाया। सांथाल बिकेम द सेटलर्स। सांथाल जो है किस तरह से सेटलर्स बनते हैं, ध्यान से देखना। जमींदार ब्रिटिशर्स आफ्टर हैविंग द फेल टू सबड्यू द पहाड़ियास, क्योंकि पहाड़ियों ने तो मना कर दिया, तुम कौन, नहीं मानते हम तुम्हारा कोई रूल रेगुलेशन, हम जैसे काम कर रहे हैं पहले करते थे वैसे ही हम करते रहेंगे, ये तुम हमें एनकरेज कर रहे हो ना कि पहाड़ों को, ये जो फॉरेस्ट एरिया इनको साफ करके और फिर तुम इसको कल्टीवेशन, हमें पता है कि तुम्हारा इसमें कोई ना कोई फायदा होगा। साफ मना कर दिया पहाड़ियों ने, हम नहीं मानने वाली तुम्हारी बात। अब वो तो उनकी बातों में आए नहीं, लेकिन बातों में कौन आ गए, ये सांथाल्स आ गए। एंड ट्रांसफर देम इनटू द सेटल्ड कल्टीवेटर। अब जो पहाड़ियों की जो लैंड थी, जो ब्रिटिशर्स ने उनको कल्टीवेशन के लिए दी थी, अब वो लैंड ट्रांसफर करके किसको दे दी, सांथाल्स को दे दी, सेटल्ड कल्टीवेटर्स को दे दी, टर्न इनटू द सांथाल्स, जो कि सांथाल्स के हाथ में आ गई थी। द सांथाल अपीयर टू बी आइडियल सेटलर। सांथाल्स को एक आइडियल सेटलर्स के रूप में देखा जाता था, क्योंकि जैसे जैसे वो लोग उसको गाइड करते थे, ब्रिटिशर्स, जमींदार और ये जो जोतेदास होते हैं वो वैसे काम किया करते थे, तो उनके लिए बहुत अच्छे थे, लेकिन पहाड़ी उनके लिए बहुत गंदे होते थे, ठीक है। सो दे क्लियर द फॉरेस्ट एंड प्लो द लैंड आफ्टर लैंड वॉज ग्रांटेड। जब उनको लैंड ग्रांट मिल गई, ठीक है, लैंड ग्रांट हो गई, तो पॉपुलेशन ऑफ द सांथाल इंक्रीज। अब ठीक है, वहीं पर रहने भी लग गए, लैंड भी ग्रांट कर दी, अपना खेती बाड़ी भी करने लग गए, तो धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगती है, और इंक्रीज होने के बाद वो पूरा एक गांव में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले थोड़े से लोग आए थे, पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो वो गांव में कन्वर्ट हो गया। अब वो लोग ग्रुप में, एक गांव के रूप में, बड़े बड़े गांव के रूप में वो लोग खेती बाड़ी करने लगे एक्सपोनेंशियली, एंड देयर विलेजेस ऑल्सो इंक्रीज इन द नंबर, और छोटे छोटे कई गाँव इनमें बनने लगे क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई थी। रिवोल्ट इन द बॉम्बे डेक्कन। वन ऑफ द वे टू एक्सप्लोर what was happening in the area Bombay Deccan is to focus on the revolt that area। अब देखो क्या होता है, one of the way explore was the happening। अब जैसे जैसे ठीक है कि उनको प्रॉफिट मिलता रहा, ठीक है, इधर ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू मिलता रहा, जमींदार और जोतदार को भी कमीशन मिलता रहा, लेकिन सफर कौन कर रहा है, सफर कर रहे हैं ये सांथाल्स, जो एक सेटलर, जो एक कहते हैं ना कि आइडियल सेटल के रूप में उनको देखा जा रहा था, क्योंकि जितना वो खेतों में ग्रो किया करते थे, ग्रेन्स कल्टीवेशन किया करते थे, आधा से ज्यादा तो उनका चला जाता था, ब्रिटिशर्स को गया, जोतेदार को गया, जमींदार को गया, जो थोड़ा बहुत बचता था मार्केट में उसको सेल करते थे, लेकिन प्राइस कम मिलते थे, अपनी फैमिली के लिए रखना होता था और बाकी थोड़ा सा आगे के लिए बचा कर रखना होता था। लेकिन अब वो धीरे धीरे उनकी कंडीशन डाउन होने लगी, ठीक है, अब वो डाउन होने लगी। ये नहीं कितना सहने का भी, तो कहते हैं ना कि बियर का मतलब होता है सहन करना, वो भी एक लिमिट तक ही सहन कर सकता है। जब इन्होंने देखा कि इनके मतलब इनके अंदर तो लालच आ गया है, इनके अंदर तो अब ये रेवेन्यू को धीरे धीरे और ज्यादा इंपोज करते जा रहे हैं। पहले रेवेन्यू की डिमांड इनकी छोटी थी, कम थी, ठीक है, कि हमें थोड़ा बहुत दे देना। धीरे धीरे देखा कि ये सेटलर्स तो बहुत अच्छी कल्टीवेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी इनकी तो उपज हो रही है खेतों के अंदर, तो इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, वो रेवेन्यू का जो टैक्स था वो इंक्रीज कर दिया। अब इंक्रीज होने के चक्कर में ये लोग बहुत ज्यादा सफर करने लगे, और अगर नहीं पे करते थे तो इनको मारा पीटा जाता था, इनको बहुत ज्यादा बिटर पनिशमेंट दी जाती थी। अब इन्होंने सोचा कि यार हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा, कहते हैं ना कि एक नरक के समान बन गई है, बहुत ज्यादा ये दुख जो है वो झेल रहे थे, प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे। अब इन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं, गांव छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि गांव में रहेंगे तो उनकी बात माननी पड़ेगी, उनके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तो हम यहाँ से चले जाते हैं और जंगलों में रहते हैं ताकि हम इनके रूल रेगुलेशंस को माने ही ना, राइट। सो ये जो बात हो रही थी कि इट वॉज हैपनिंग द एरिया ऑफ द बॉम्बे डेक्कन, भी सारी बातें हो रही थी टू फोकस ऑन द रिवोल्ट दैट एरिया, और इसी के चलते कि अब बहुत हो चुका है और वहां पर रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है। ये ऐसा पहला कदम था, पहला स्टेप था, ठीक है, जहां पर इंडियंस ने, यानी कि जब सांथाली लगा लो, अपने ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको अपनी वॉइस को रेज किया। रिबेल एक्सप्रेस देयर एंगर्स एंड फ्यूरीज, ठीक है। अब ये जो रिबेल्स थे, ठीक है, ये जो थे सिंधु माझी तो जो थे वो इनके लीडर थे, और इन्होंने जो है इनको लीड किया, और अब ये रिबेल्स जो थे वो अपने गुस्से को निकालने लगे इनके ऊपर, अंग्रेजों के ऊपर, ब्रिटिशर्स के ऊपर, जमींदार और इनके ऊपर, ठीक है, साहूकारों के ऊपर। सो रिवोल्ट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। जब ये रिवोल्ट हुआ तो इसका कारण जाना
ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब पता चला कि रिवोल्ट ऐसे ऐसे हुआ है और इस पर जो है वो रिवोल्ट इसमें नहीं बताया गया है कि 1813 में जो रिपोर्ट बनाई गई थी इसमें बहुत ही कम मेंशन किया गया और जितना भी मेंशन किया गया सारा का सारा एक तरह से दोष मढ़ दिया गया किसके ऊपर, फार्मर्स के ऊपर, जमींदार के ऊपर, कि इनकी वजह से लॉस हुआ था। कि ये जो रिवोल्ट हुआ था ये क्यों हुआ था, क्वेश्चन लगता है। तो टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ द पीजेंट, तो जब इसकी जांच पड़ताल की गई, इन्वेस्टिगेशन की गई, पीजेंट्स से पूछा गया इवेंट एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट, सरप्रेस और द कंट्रोल ऑफ द रिवोल्ट। जल्दी ही इस रिवोल्ट को दबा दिया गया क्योंकि अभी तो शुरुआत ही हुई थी ना और थोड़े से लोगों ने इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था, तो बहुत जल्दी इसको सरप्रेस भी कर दिया गया, दबा दिया गया। सो इंक्वायरीज अबाउट द रिवोल्ट प्रोड्यूस रिजल्ट। जब इंक्वायरी इस पर बिठाई गई तो रिजल्ट क्या निकलता है, इट कैन बी एक्सप्लोर्ड बाय द हिस्टोरियन। तो हिस्टोरियन ने इसको कैसे बताया कि थ्रू द 19th century peasants in the various part of the India rose in the revolt against the money lenders। तो इनका जो एक गुस्सा था ना वो किसके खिलाफ था, मनी लैंडर्स के खिलाफ। मनी लैंडर्स कौन होते हैं बच्चे, मनी लैंडर्स होते हैं जो मनी ग्रांट करते हैं, एक तरह से लोन देते हैं किसानों को और फिर मन माना उनके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो इम्पोज कर देते हैं कि अगर मैं तुम्हें 1000 रुपीज दे रहा हूं तो तुम्हें इतना इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा, यानी कि 1000 रुपीज पे 100 रुपए तुम्हें मुझे इंटरेस्ट देने पड़ेंगे, एक्सेप्टेड वो जो कुछ भी रहा हो, ठीक है। तो मनी लेंडर्स पर निकला और अगर उनको किसान पे नहीं करता था, पर मंथ उनको पे नहीं करता था, तो क्या करते थे, उनकी जमीनों को, मतलब पहले जब वो एग्रीमेंट होता था तो उनसे अंगूठा लगवाते थे, पढ़े लिखे तो थे नहीं, ठीक है, तो उनसे अंगूठा लगवा लेते थे। एक तरह से वो सिग्नेचर माना जाता था कि अगर तुमने जो है जमींदार का या फिर साहूकार का लोन पे नहीं किया तो तुम्हारी जमीन को उसके अंडर में ला दिया जाएगा, यानी कि तुम्हारी जमीन उनकी जमीन हो जाएगी। ओके, डन 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 हो गया और किसान ने साइन कर दिए। अब जब वो रीपे नहीं कर पाते थे तो किसानों से उनकी जमीन छीन ली गई थी। तो इसी के चलते उन्होंने वो रिवोल्ट कर दिया था। पीजेंट इन द वेरियस पार्ट ऑफ द इंडिया रोज इन द रिवोल्ट अगेंस्ट द मनी लैंडर्स एंड द ग्रेन डीलर्स। और जो ग्रेन डीलर्स होते थे, जो उनके अनाज को खरीदते तो कम पैसों में थे और सेल करते थे, अपने से जब सेल करने के लिए जाते थे उसको डबल ट्रिपल रेट में सेल किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल रिवोल्ट अकर्ड इन, और ये रिवोल्ट कब होता है, 1875 में होता है, ठीक है, इन द डेक्कन प्लेस, राइट। उसके बाद क्या होता है, अ मूवमेंट बिगेन अ सूपा। तो ये जो मूवमेंट है ये कहाँ होता है, स्टार्ट कहाँ होता है, ये एक सूपा विलेज है, कहाँ पर, पूना में, 1895 में, ठीक है। सो वेयर द रैयत फ्रॉम द सराउंडिंग रूरल एरियाज गैदर्ड। तो वहां पर क्या होता है, उस विलेज में सारे जो फार्मर्स है वो इकट्ठे हो जाते हैं और उनका जो गुस्सा था वो पीक लेवल पर था और ये सारा गुस्सा निकलता है मनी लेंडर्स पर, सारा गुस्सा निकलता है साहूकारों पर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि इनके शॉपकीपर्स के शॉप में घुस करके और उनकी जो डिमांड थी बही खाता की जो बही खाता है तुम्हारे पास में, जो हमारा रिकॉर्ड रखा हुआ, उनको बाहर निकालो, मना किया तो उन्होंने सारे बही खाते को ही जला दिया, बही खाते के साथ साथ उनके दुकानें जला दी, उनके घर जला दिए साहूकारों के, इस तरीके से अकाउंट बुक भी जला दी एंड द डेप्थ बाउंड्स भी जला दिए। रैयत बर्न द खातास, लूटेड इन द शॉप, अ फ्यू इंटेंस बर्न द हाउस ऑफ द साहूकार। अब आता है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो अब हम बात करते हैं न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम की। तो वो जो 3 लैंड रेवेन्यू सिस्टम बताए थे, ठीक है, कौन कौन से, एक तो बताया था हमने परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट को अब जरा ये तीनों जरा आपको ध्यान से देखने हैं कि 3 लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो बनाए थे, एक तो था आपका परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट जो कि किसने किया था, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, राइट। फर्स्ट तो ये था। सेकंड क्या था आपका, सेकंड होता है माहलवाड़ी सिस्टम। अब ये जो माहलवाड़ी सिस्टम है, ठीक है, ये क्या होता है, माहलवाड़ी, माहल का मतलब क्या होता है बच्चे, माहल का मतलब होता है पर्टिकुलर प्रोविंसेस होता है या विलेज आप कह सकते हो, माहल का मतलब विलेज, कि प्रत्येक गांव से इतना रेवेन्यू कलेक्शन आना चाहिए और जो कि ब्रिटिशर्स को देना होगा, मतलब ब्रिटिशर्स को डिपॉजिट करना होगा, तब जाकर वो मानेंगे कि हाँ ये सेटलमेंट जो है वो अब पूरी तरीके से लागू हो चुका है और इतना उनको उनके पास में रेवेन्यू आना चाहिए। तो माहलवाड़ी सिस्टम को कहां पर लागू किया गया, ठीक है, माहलवाड़ी सिस्टम, एक तो देखो परमानेंट सेटलमेंट ये कहां पर लागू किया गया था, बंगाल में, ठीक है, ये कहां किया गया था, बंगाल में लागू किया था माहलवाड़ी सिस्टम। और दूसरा होता है रैयतवाड़ी सिस्टम। माहलवाड़ी सिस्टम को लागू किया गया किसमें, पंजाब में, ठीक है, पंजाब में, और दूसरा आ जाएगा आपका हरियाणा में, ठीक है, और आपका गुजरात में, राजस्थान में। तो ये जो प्लेन एरियाज हैं जहां पर प्रोडक्शन अच्छी होती है वहां पर माहलवाड़ी सिस्टम को लागू कर दिया गया। अब थर्ड जो रेवेन्यू सिस्टम आता है वो है आपका रैयतवाड़ी सिस्टम। वो क्या है आपका,
रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयत का मतलब क्या होता है? रैयत का मतलब होता है फार्मर, ठीक है, फार्मर। अब जब मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट कराया था तो मैंने आपको एक ट्रायंगल बनाकर बताया था, ठीक है। क्या होता था कि इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आप देखना जरा, तो ऊपर कौन थे? यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर कौन काम करता था? जमींदार। और जमींदार किससे रेवेन्यू लेता था? फार्मर से, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो ट्राइंगल बना हुआ था, यानी कि एक ये क्या करता था? इससे रेवेन्यू लेता था, फार्मर से रेवेन्यू लेता था, और लेकर के फार्मर से रेवेन्यू लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करता था? देता था, डिपॉजिट करता था वहां पर। तो अब ये जमींदार क्योंकि अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था, तो इसको कर दिया गया क्रॉस कि तुमसे ना हो पाएगा ये काम, तुम जरा साइड में हो जाओ। अब डायरेक्ट रिलेशन किसका हो गया? फार्मर का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हो गया, यानी कि अब डायरेक्ट जो फार्मर है रेवेन्यू किसको देंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये जो डायरेक्ट रिलेशन हो गया ना फार्मर का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, यही है आपका रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयत का मतलब होता है फार्मर, और ये कहां पर? ये लगाया गया सदर्न इंडिया में, ठीक है, ये साउथ साइड में, ठीक है, सदर्न इंडिया या साउथ साइड में कह सकते हो, इंडिया के जो बॉम्बे डेक्कन है उस वाले पार्ट में, ठीक है। तीन तरह के सिस्टम यहां पर देखे गए लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इन द 19th century द ब्रिटिश कंपनी वाज कीन टू expand its फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन इट्स annexed टेरिटरी थ्रू द टेम्पररी रेवेन्यू सेटलमेंट पॉलिसी। क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा लॉस हो गया था परमानेंट सिस्टम के कारण, ठीक है, बहुत ज्यादा लॉस हो गया था। तो अब एक नई पॉलिसी लेकर आनी थी, नई लैंड पॉलिसी लेकर आनी थी, जिससे कि सारी चीजें ठीक ठाक से हो जाए, ठीक है। फिर उसमें क्या किया गया? माहलवाड़ी सिस्टम को लागू किया गया। फिर उसके बाद में उसमें भी ज्यादा प्रॉफिट नजर नहीं आया, तो फिर उन्होंने क्या किया? रैयतवाड़ी सिस्टम लगा दिया, ठीक है। तो अब ये देख रहे हो ना कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इम्पोज करके फार्मर्स पर किस तरह से वो अपना अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, और किस तरीके से प्रॉफिट बना रहे हैं अपना ईस्ट इंडिया कंपनी। सो दिस वाज बिकॉज द 1810। तो अब यहां पर देखिए, ये जो सेटलमेंट नई नई पॉलिसीज लेकर जा रहे थे, तो उसके बिहार पर रेवेन्यू उनके पास ठीक ठाक से आने लगा। सो दिस वाज सो बिकॉज द 1810 द एग्रीकल्चर प्राइसेस रोज अप एंड द एनलार्ज द इनकम ऑफ द बंगाल जमींदार बट नॉट कंपनी। ये क्या कह रहा है कि इन इट्स एनेक्स टेरिटरीज, जो इनके एनेक्स टेरिटरीज का मतलब होता है जो इनके अंडर में टेरिटरीज आ चुकी थी, जो जिनके ऊपर ये रूल कर रहे थे, थ्रू देयर टेम्पररी रेवेन्यू सेटलमेंट पॉलिसी। तो वहां पर ना एक टेम्पररी बेस पर, परमानेंट नहीं लगाया। परमानेंट का मतलब होता है फिक्स करना। तो जब देखा गया कि फिक्स में इतना कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है बल्कि लॉस ही हो रहा है, तो उन्होंने टेम्पररी बेस पर अलग अलग तरह के पॉलिसीज लगा दी गई, रेवेन्यू पॉलिसीज लगा दी गई, सेटलमेंट। उसके बाद ये ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि 1810 में एग्रीकल्चर के प्राइसेस जो है वो बढ़ गए, ठीक है, एनलार्ज इन द इनकम ऑफ द बंगाल जमींदार, और एग्रीकल्चर के प्राइस बढ़ने की वजह से जमींदार को बहुत फायदा हुआ, ठीक है। परमानेंट अगर होता तो उनके पास फिक्स रेवेन्यू जाता रहता ना, लेकिन एक टेम्पररी बेस पर हुआ था, तो कभी ज्यादा आता कभी कम आता, तो इसमें कोई फिक्स नहीं किया गया था। इससे फायदा किसको हुआ? जमींदार को फायदा हुआ, ठीक है, बट नॉट द कंपनी। लेकिन कंपनी को नहीं हुआ इससे। क्यों? क्योंकि उनके पास फिक्स अमाउंट नहीं आ रहा था। दिस वॉज ड्यू टू द परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी इन विच द रेवेन्यू डिमांड वॉज फिक्स्ड एंड कुड नॉट बी हाइक। फिक्स कर दिया गया तो उसको हाई कहां से करेंगे? अब देखो, उन्होंने फिक्स कर दिया कि हमें इतना ही रेवेन्यू चाहिए, फिक्स कर दिया कि मुझे 100 रुपए चाहिए। तो हो सकता है कई बार जो है वो फसल बहुत अच्छी हुई हो सकता है उनकी देने की कैपेबिलिटी 100 रुपए से ज्यादा हो, ठीक है, या उनको 100 kg अगर उनको ग्रेन देना है, तो हो सकता है फसल अच्छी होने की वजह से वो उसको 150 भी दे सकते थे, 200 kg भी दे सकते थे। लेकिन फिक्स एक बार हो गया कि बस इतना ही चाहिए, तो वो उसको ऊपर हाइक नहीं कर सकते थे, उसको इंक्रीज नहीं कर सकते थे, ना उसको डिक्रीज करना होता था ना उनको इंक्रीज करना होता था। फिक्स का मतलब ही यही होता है ना, तो उसको हाइक नहीं कर सकते थे। तो पॉलिसी ऑफ द ऑफिशियल वर ऑल्सो शेप्ड बाय द इकोनॉमिक थ्योरी दे वर फेमिलियर विद, ठीक है। तो अब एक नई इकोनॉमिक थ्योरी लाई गई, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इन द 1820 ऑफिसर्स वर अंडर द इन्फ्लुएंस द डेविड रिकार्डोज आइडियाज। डेविड रिकार्डो कौन थे? एक इकोनॉमिस्ट थे, कहाँ के? इंग्लैंड के। ये आते हैं और किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अर्निंग का मतलब एक रेवेन्यू का सोर्स बताते हैं कि आपको इस तरह से रेवेन्यू आपके पास आ सकता है और ये वाली पॉलिसी आप लागू कीजिए जिसकी वजह से आपके पास रेवेन्यू ठीक ठाक से आ सकता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? डेविड रिकार्डो ने, जो कि इंग्लैंड के फेमस इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने इस तरह का आइडिया दिया। अब क्या करते हैं कि रेवेन्यू डिमांड एंड द पीजेंट्स डेब्ट, रेवेन्यू की डिमांड, और अब क्या करेंगे कि पीजेंट्स जो डेब्ट में आ चुके थे, जो ऋणी हो चुके थे, जो मनी लैंडर से मनी ग्रांट करवाने के बाद उनकी उनसे जमीनें भी छीन ली गई, ऊपर से उनके पास उनको जो मनी दी हुई थी उनसे भी वापस लेने की वो डिमांड करने लगे।
अब पीजेंट्स की हालत बहुत ज्यादा बदतर हो जाती है, बहुत उनकी लाइफ मिजरेबल हो जाती है और वो गांव छोड़ छोड़ के जंगलों की तरफ जाने लगते हैं। ठीक है, अब ये देखिए पूरा सीन यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। रेवेन्यू डिमांड वाज वेरी हाई व्हेन द हार्वेस्ट वाज पुअर। अगर रेवेन्यू डिमांड को बहुत ज्यादा इंपोज किया गया था, ठीक है, अगर मान लो फार्मर्स के खेतों में इतनी ज्यादा फसल अच्छी नहीं हो रही है, ठीक है, अब वो रेवेन्यू कहां से देगा? और जो थोड़ा बहुत उनके उनकी जो फसल होती, उपज होती, प्रोडक्शन होता, वो सारा ईस्ट इंडिया कंपनी ले जाती। तो वो और ज्यादा पुअर होते चले गए, क्योंकि हार्वेस्ट जो उनके पास, कभी ऐसा भी होता था कि नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से बहुत ज्यादा फसल खराब हो जाती थी, तो वो डे बाय डे पुअर बनते चले गए। इट वाज इम्पॉसिबल टू पे व्हेन द पीजेंट फेल्ड टू पे रेवेन्यू हिज क्रॉप्स वर सीज। अगर तो रेवेन्यू पे नहीं किया जाता, अगर वो कोई भी फार्मर रेवेन्यू नहीं देता, तो उसकी लैंड को सीज कर दिया जाता। जितना भी उसके खेतों में अनाज हुआ है वो सारा का सारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेती थी। ठीक है, और उसके बाद क्या होता था, इन 1830s प्राइसेस फेल शार्पली, फेमाइन स्ट्रक। तो एग्रीकल्चर के प्राइस भी फेल डाउन हो गए, मतलब गिर गए। और उसके बाद फेमाइन स्ट्रक, जो भी प्राकृतिक आपदाएं होती है वो भी आ गई। ड्यू टू दिस, और इस प्राकृतिक आपदा जैसे कोई भी जैसे प्लेग आ गया, ठीक है, और जिसमें कैटल्स भी मारे गए, फसलें भी खराब हो गई थी, तो इस तरह की एक क्रिटिकल सिचुएशन उनको देखने को पड़ी। तो 1/3 कैटल जो है वो मारे गए, ठीक है, कहां पर, डेक्कन में। उसके बाद हाफ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, अगर मान लो 100% रहते हैं, 100% पॉपुलेशन है, तो उसमें से 50% लोग मारे गए थे इस महामारी की वजह से, इस प्लेग की वजह से, या कोई भी जो वो बीमारी आई थी उसकी वजह से। कैटल से मर गए, पशु भी मर गए, और साथ साथ में इंसान भी मारे जा रहे थे। ठीक है, सो द प्रॉब्लम बिकम वेरी सिवियर, बट द अनपेड रेवेन्यू माउंटेड। लेकिन अभी भी कुछ भी हो जाए, इंसान मरे, जानवर मरे, कुछ भी हो जाए, हमें तो अपने रेवेन्यू से मतलब है, हमें तो अपने अर्निंग से मतलब है। तुम्हारे लिए चाहे कुछ भी हो, बट वी वॉन्ट मनी, वी वॉन्ट रेवेन्यू, इस तरह का कंसेप्ट वो अपने दिमाग में बिठा कर रखा था। इन दिस कंडीशन द पीजेंट डिजर्टेड देयर विलेज एंड माइग्रेटेड द न्यू प्लेस। तो वो गांव छोड़ छोड़कर और अलग अलग जगहों पर जाने लगे थे। राइट, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। ये देखिए, ठीक है, अब बड़ी हो गई ना, अब दिख रहा है ना साफ। चलिए, सो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, द एक्सपीरियंस ऑफ इनजस्टिस ऑफ द पीजेंट। टू टेकल दिस प्रॉब्लम, ब्रिटिश इन 1859 पास द लिमिटेशन। तो इस प्रॉब्लम को टेकल करने के लिए 1859 में, ये इंपॉर्टेंट है यहां से देखना, 1859 में एक लिमिटेशन लॉ पास किया जाता है। इस लिमिटेशन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग वैलिडिटी इसकी 3 साल की फिक्स कर दी गई थी। इट वॉज मीन टू चेक द एक्यूमुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट को चेक करने के लिए बनाया गया था। बट द मनी लेंडर, अब देखो था क्या, ये 3 साल के लिए किसानों को बोला गया था, जैसे वो मनी ग्रांट करवाने के लिए जाते थे मनी लेंडर के पास में, तो मनी लेंडर बोलता था कि तुम्हें ये 3 साल में पे करना है। अब किसान कहता, फार्मर कहता कि अगर मैं 3 साल से पहले इसको पे कर दूं तो क्या मतलब हुआ, मैं पहले भी तो, अगर मेरे पास पैसा होगा, फसल किसी साल अच्छी हो गई, तो मैं तुम्हें तभी भी तो पे कर सकता हूं, सारा अपना कर्ज उतार सकता हूं। लेकिन इनका क्या था कि इनको इंटरेस्ट चाहिए था। 3 साल तक तो इनके पास लगातार वो इंटरेस्ट आता रहेगा ना, तो वो लॉस में क्यों करेंगे? नहीं समझे बात? 3 साल तक उनको इंटरेस्ट जो है, एक फार्मर उनको मनी लेंडर्स को इंटरेस्ट देता रहता था। ठीक है, मनी 3 साल तक तो आता रहा। अगर ये फार्मर ये कहता है कि क्यों ना मैं आपको 1 साल में अपना पूरा का पूरा पेमेंट चुका दूं, लेकिन इनकी तो 2 साल खराब हो गई, तो 2 साल तक इनके पास जो रेवेन्यू आ रहा था वो तो नहीं आएगा ना। फिर इन्होंने सोचा कि यार हम तो लॉस में चले जाएंगे, मनी लेंडर ने सोचा। तो किसानों को मनी ग्रांट करने से पहले एक बॉन्ड साइन कराया जाता था। देखो, अगर तो तुम इसको 3 साल के लिए लेते हो तो मैं आपको मनी ग्रांट कर रहा हूं, अगर नहीं तो तुम अपने घर से ही, मैं अपने घर से ही। इस तरह का एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया। टू टोटल अनपेड बैलेंस, लास्ट लोन वाज एंटर्ड एज द प्रिंसिपल अमाउंट एंड द इंटरेस्ट वाज चार्ज्ड ऑन इट इन द पिटिशन ऑफ द डेक्कन रियर्स कमीशन रैयत वाज। तो इस तरीके से अगर जबरदस्ती कोई काम करवाया जा रहा था, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पीजेंट्स का, फार्मर का गुस्सा फूटेगा उनके ऊपर। ठीक है ना। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप अ कमीशन। अब हम क्या करेंगे, डेक्कन रियायत कमीशन एंड इट्स रिपोर्ट। कब तक सहेंगे? अब एक लिमिट होती है सहने की भी, अब वो लिमिट क्रॉस हो चुकी थी, और डेक्कन में क्या होता है, किसानों ने वहां पर रिवोल्ट कर दिया। ठीक है, तो विद्रोह कर दिया। द गवर्नमेंट ऑफ
बॉम्बे सेट अप द कमीशन। तो जब ये रिवोल्ट हुआ तो इस पर इन्वेस्टिगेशन की गई कि क्यों हुआ ये। इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रैयत इन द डेक्कन, द कमीशन हेल्ड इंक्वायरीज टू इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर रैयत स्प्रेड। तो जहां पर रैयत रहते थे कि क्यों हुआ, उनसे पूछताछ की गई। साहूकार एंड द आई विटनेस, जिन्होंने अपने आंखों से इस रैयत रिवोल्ट को देखा था, उनसे सारी बातें पूछी गई कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, क्या इसके पीछे की कहानी थी। कंपाइल्ड द डाटा, फिर एक डाटा तैयार किया गया, ठीक है, ऑन द रेवेन्यू रेट, रेवेन्यू रेट को लेकर के कि हो सकता है रेवेन्यू के ज्यादा इंपोजिशन की वजह से इस तरह का रिवोल्ट हुआ हो। फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड को चेक किया गया। इंटरेस्ट रेट, डिफरेंट रीजंस एंड collated the report sent by the and collected आएगा यहाँ पे, ठीक है, collected by the report of and sent by the district collector। अब जब रेवेन्यू का रिकॉर्ड जब मांगा गया, उस पर इन्वेस्टिगेशन की गई, उसको देखा गया, तो ये रिपोर्ट भेजी गई कहाँ पर, कलेक्टर के पास में, ठीक है। रिपोर्ट ऑफ द कमीशन वाज टेबल्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1878। अब ये रिपोर्ट जो थी वो 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट की टेबल पर पहुंचाई गई। क्यों हुआ था ये रैयत जो रिवोल्ट था, ये क्यों हुआ था, सारा पूरा का पूरा डाटा बना करके पार्लियामेंट भेज दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉटन एंड इट्स ग्लोबल कंडीशन। और फिर उसके ऊपर जब क्या होता है, जब उसको टेबल पर पहुंचाया जाता है, फिर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, फिर उसके बाद से क्या किया गया, कंपनी पर एक तरीके से ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई कि तुम्हें इससे ज्यादा इम्पोज नहीं करना है, रेवेन्यू इम्पोज नहीं करना है, इस तरह की हरकतें नहीं करनी है जो तुमने की, ताकि आगे कोई ऐसा रिवोल्ट ना हो। तो इस तरह से उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए गए, बाउंडेशंस लगाई गई। फिर अब आता है कॉटन एंड इट्स अ ग्लोबल कंडीशन एंड अमेरिकन सिविल वॉर। तो अब क्या होता है, अमेरिका में 1861 में सिविल वॉर छिड़ जाती है, मतलब शीत युद्ध जिसको बोलते हैं। ड्यू टू द वॉर कॉटन एक्सपोर्ट द ब्रिटेन। देखो पहले क्या करता था, ये जो ब्रिटेन था ना, ये अमेरिका से, यूएस से कॉटन लिया करता था, इंपोर्ट करवाता था, ठीक है, और कॉटन का यूज मतलब अपने ब्रिटेन में उसको सप्लाई किया करता था। जब अमेरिका में सिविल वॉर 1861 में अमेरिका में सिविल वॉर होती है, ठीक है, और ये कब तक चली थी, ये चली थी 1865 तक, ठीक है। अब इन 5 सालों में ब्रिटेन कॉटन कहां से लेगा। अब सारा का सारा कॉटन का जो अट्रैक्शन था, कॉटन का जो एक लेना देना था, वो सारा इंडिया से होने लगा, क्योंकि उधर की तो कंपनीज बंद हो गई थी, शटडाउन हो गई थी कंपनीज, फैक्ट्रीज जो है शटडाउन हो गई थी, क्योंकि वहां पर शीत युद्ध चल रहा था, वहां पर ये जो सिविल वॉर चल रही थी, तो वहां पर प्रोडक्शन बंद हो रहा था। तो इसके चलते ब्रिटेन ने इंडिया को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया और इंडिया से ही कॉटन सप्लाई होने लगा। 1865 में जब ये सिविल वॉर एंड हो जाती है, एक्सपोर्ट ऑफ द कॉटन रिज्यूम्ड, तो फिर क्या होता है, इंडिया के तब तो अच्छे दिन आए थे, इंडियन मर्चेंट्स के बहुत अच्छे दिन आ गए थे भाई, अब उनसे कॉटन सप्लाई करवाई जा रही है, कॉटन की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो इंडिया के किसानों के, मर्चेंट्स के अच्छे दिन आ गए थे। लेकिन अचानक से क्या होता है, जब फिर से ये सिविल वॉर ब्रेक हो जाती है, मतलब एंड हो जाती है, तो फिर से क्या होता है, इसके जो प्राइस थे कॉटन के वो गिर जाते हैं। रिज्यूम्ड एंड द प्राइस कॉटन एंड डिमांडेड द कॉटन फ्रॉम इंडिया डिक्रीज, और इंडिया के कॉटन की डिमांड डिक्रीज हो जाती है। Thus the merchant, साहूकार and the money lender were not extending the credit to the peasant. Instead they demanded repayment of the debt. अब जो किसानों ने अच्छी कॉटन की उपज के लिए जो मनी लैंडर से, साहूकारों से, जमींदारों से जो पैसे लिए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो अच्छी फसल कर लेंगे और जब इसको सेल करेंगे तो उनके पास पैसा आ जाएगा, उनको चुका देंगे। लेकिन जब अमेरिका में वो वॉर बंद हो गई, सिविल वॉर बंद हो गई, तो यहाँ पर कॉटन की डिमांड कम हो गई इंडिया के अंदर। अब जितना पैसा लिया था उसके हिसाब से उनकी कॉटन नहीं प्रोड्यूस हुई, अब वो डेप्ट में आ गए, वो ऋणी हो गए, ठीक है, कर्जदार हो गए, तो इस वजह से वो पे नहीं कर पाए। एट द सेम टाइम रेवेन्यू डिमांड वाज आल्सो इंक्रीज फ्रॉम 50 to 100%। और फिर जो रेवेन्यू की डिमांड थी जो 50% की गई थी, अब उसको 100% कर दिया, कोई छूट उसमें नहीं दी गई, ठीक है, कि जितना प्रोडक्शन निकलेगा वो सारा का सारा, उसमें 50% पहले दिया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन अब वो 50% से भी बढ़ा करके कितनी कर दी गई, 100% कर दी गई। मतलब जितना भी कॉटन निकला सारा का सारा अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही लेकर जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पूरा चैप्टर, ठीक है। इसको वन शॉट में इसीलिए कराया जाता है कि ताकि आपकी क्विक रिवीजन हो जाए। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा क्या
बैच ज्वाइन कर सकते हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अगर बहुत ही डिटेल में पढ़ना है एक एक चैप्टर को, ठीक है। तो देखो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होती है, सिर्फ 3 चीजों को फॉलो करना होता है। एक तो कंसेप्ट की क्लियरेंस होती है, दूसरी होती है आपको प्रैक्टिस सेट लगानी है, और तीसरी होती है आपको मॉक टेस्ट लगाने होते हैं, है ना, मतलब नोट्स वगैरह बनाने होते हैं, मॉक टेस्ट लगाने होते हैं। ये सारी चीजें, ये सारी की सारी, ये तीनों की तीनों चीजें, मतलब इससे ये 3 चीजें तो मैंने मेन पॉइंट बताए हैं। तो इसके अलावा आपको पीडीएफ है, रिकॉर्डेड सेशन है, आपको बहुत सारी, मतलब एक कह सकते हो ना कि खजाना दिया जा रहा है, और ये सारी चीजें आपको मिल रही है हमारे इस महापैक के अंदर, ठीक है। अगर आप वाकई में सीरियस हो सीयूटी एग्जाम को लेकर के, साथ साथ में बोर्ड एग्जाम में भी आप अच्छा करना चाहते हो, सीयूटी एग्जाम में भी अच्छा करना चाहते हो, तो अच्छा पाने के लिए तुम्हें कुछ अच्छा करना पड़ेगा ना, स्ट्रगल करना पड़ेगा। एम बहुत ऊंचा है आपका, एम बहुत, आपने बहुत बड़ा सोचा हुआ है, लेकिन उसके लिए बड़ा स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, एक अच्छी नॉलेज लेकर जानी होगी। अब मैं आपको रियलिटी बताती हूं, रियलिटी क्या है इसमें, कि जब 2022 में, 2022 का एजेंडा बता रही हूं, 2022 में ये जो सीयूटी का एग्जाम है वो 14,90,000 कुछ लोगों ने, मतलब कैंडिडेट ने इसको फिल किया था। लेकिन फिर बाद में जब सीयूटी 2023 जब एग्जाम हुआ तो 16 लाख समथिंग कुछ ने क्या कर दिया, करीब करीब 17 लाख कैंडिडेट्स ने इसको, अराउंड की बता रही हूं, अराउंड इसको 17 लाख बच्चों ने, इसको कैंडिडेट ने सीयूटी का एग्जाम दिया। लेकिन 2024 में एक तो एग्जाम बहुत जल्दी हो रहा है, दूसरा इस बार कैंडिडेट जो है बहुत ज्यादा होंगे, तो कंपटीशन भी बहुत बड़ा होगा। इस इतने बड़े कंपटीशन को बीट करने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है कंप्लीट नॉलेज लेकर जाना। और वो कंप्लीट नॉलेज कहां मिल रही है, कि हर कंसेप्ट की क्लियरेंस को लेकर जाना। एक बार पूरा सिलेबस कर लिया, उसके बाद आपको रिवीजन करनी है। रिवीजन किससे करनी है, नोट से करनी है, पीडीएफ से करनी है। फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर आपके मॉक टेस्ट होने हैं, सैंपल पेपर्स होने हैं, एनटीए के लेटेस्ट पैटर्न पर आपको पीवाईक्यूज भी कराए जाएंगे, जो उनके लेटेस्ट जो पीवाईक्यूज हैं, ठीक है। इस तरह का सारा ये आपको ट्रेजर दिया जा रहा है हमारे इस महापैक के अंदर, ठीक है, जहां पर आप अपने ड्रीम को कंप्लीट कर सकते हैं। पॉइंट से बच्चे पीछे रह जाओगे, गलती से एक तुक्का भी लगा दिया, 5 नंबर आपके वो गए, जो आपके एक नंबर को, एक क्वेश्चन के, सही क्वेश्चन के 5 मार्क्स मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है कि गलती से अगर तुक्का लगा दिया या गलती से आपने टिक कर दिया तो उसमें आपके नंबर जाएंगे 6, पूरे 6 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। ऐसे 4 से 5 गलतियां आपने कर दी, आप बहुत पीछे हो जाओगे उस दौड़ में, नहीं मिलेंगे यूनिवर्सिटी, जो सपना देकर बैठे हो ना कि टॉप कॉलेज में हमें एडमिशन मिलेगा, बुरा लग रहा होगा, लेकिन बच्चे ऐसे कंपटीशन को नहीं जीता जाता, उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसके लिए स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। 35-40 पेजेस, 50-50 पेजेस के जो आपके हिस्ट्री के जो चैप्टर्स होते हैं पेजेस के, उनको समराइज करके, एक तरीके से आप हर चैप्टर को समराइज करके आप पीडीएफ बनाओ, नोट्स बनाओ। देखो कैसे बनाओगे, टाइम कंज्यूम होगा, और 6 से 7 सब्जेक्ट को पढ़ना, डेली चैप्टर्स को आपको रिवाइज करना, पढ़ के फिर नोट्स बनाना, बहुत बड़ा टास्क है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि तुम कर नहीं सकते हो, कर सकते हो, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है बच्चे। टाइम को भी सेव करना है, टाइम थोड़ा रह गया क्योंकि इस बार आपका एग्जाम भी जल्दी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको पूरी तरीके से मिल रही है, कहां पर आपको मिल रही है, हमारे इस महापैक के अंदर। चाहो तो आप सफलता बैच भी ले सकते हो। सफलता बैच का जो है आपकी क्लासेस है, ये बहुत जल्दी शुरू हो रही है, 22 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। और महापैक ये विदाउट बुक है, ये आपकी विद बुक है, जिसमें आपको बुक दी जा रही है। इन सभी पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है जब आप कूपन कोड यूज करोगे Y489। अब इसको देखो परचेज कैसे करना है। इसके अलावा चलो मान लिया कि आप इनको नहीं परचेज करते हो, अगर आप चाहते हो कि मैडम मैं तो अपने मॉक टेस्ट से अपनी तैयारी करना चाहता हूं, तो मॉक टेस्ट ले लीजिए। मॉक टेस्ट का भी ऑप्शन है आपके पास कि अगर आप खुद पढ़ सकते हो, सारी चीजें खुद बना सकते हो, नोट्स बना सकते हो, पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बात है। मॉक टेस्ट के लिए भी आपके पास ये ऑप्शन है, तो मॉक टेस्ट भी आप ले सकते हो। यहां पर ये देखिए, ठीक है। अब इन सबको लेने के लिए आपको क्या करना है, सब पर डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज करना है Y489, जहां पर आप अपनी मनी को भी सेव करोगे और जहां पर नॉलेज भी लेकर जाओगे। इसको कैसे अवेल करना है तो वह मैं बताती हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, फटाफट से चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो। और ये हर एक टीचर का ना अपना एक, जैसे आप अड्डा 24/7 की मोबाइल ऐप को डाउनलोड करोगे, यहां पर इस तरह से कम्युनिटी का ऑप्शन आएगा। इस पे क्या करना है, आपको जैसे क्लिक करोगे यहां पर एक्सप्लोर ग्रुप पे जाना है। हर फैकल्टी का अपना अपना एक इंडिविजुअल ग्रुप बना हुआ है। कोई भी डाउट होता है, टेस्ट भी हम लोग यहीं पर डालते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट भी यहीं पर डालते हैं, तो आप वहां पर जाकर उन क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना, अनीता मैम की करनी हो, रुबैका मैम की करनी हो, किसी के भी करनी हो, तो आप कम्युनिटी पे जाकर उनको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को फटाफट से जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि अड्डा 24/7 सीयूटी के लिए माना जाता है बहुत बड़ा चैनल, और जो कि सीयूटी में 100 परसेंटाइल बनाने वाला एक यही चैनल है,
ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कमेंट करके बताना है आपको वीडियो कैसी लगी, सेशन को शेयर और लाइक करना है। अब इसको अवेल कैसे करना है, तो इसको अवेल करने के लिए आपको कहां जाना है, आपको जाना है गूगल बाबा के पास, ठीक है। और गूगल पर टाइप करना है क्या, अड्डा 24/7 टाइप करना है। जैसे आपने टाइप कर दिया इस तरह की विंडो आपको दिखाई देगी, ठीक है। यहां पर क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर ऑल कोर्सेज का ऑप्शन आएगा। जैसे आपने ऑल कोर्सेज पर क्लिक किया, अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम आएगा। उसके बाद CUET आर्ट्स का है महापैक, CUET महापैक है, आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, साइंस का है। आप जिस भी स्ट्रीम के हो या अपने दोस्तों को भी बता सकते हो कि जा करके कूपन कोड लगा करके मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हो। अब हमें क्या करना है, ये महापैक विद बुक वाला करना है, क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि पढ़ते पढ़ते आंखें थक जाती हैं, तो हमें बुक से भी हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये देखो, एक तो इसका सबसे बड़ा फीचर है कि आपको सभी बैचेस के एक्सेस मिल जाएंगे। तो नए नए जो बैचेस आते रहेंगे, तो जैसे सफलता बैच है उसमें सिलेबस कंप्लीट हो गया, सब कुछ हो गया, आपको PDF मॉक टेस्ट सब कुछ दे दिया। लेकिन ये जो मॉक टेस्ट वाले बच्चे हैं, ये क्या करेंगे, हर बैच के साथ में ना एनरोल होते रहेंगे। एक बार महापैक कर लिया मतलब कि CUET के एग्जाम तक या उसके बाद तक बिल्कुल फ्री हो जाओ, कोई बैच आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। और रिवीजन भी बार बार नए नए बच्चों के साथ में होती रहेगी। इसको बाय करने के लिए बाय नाउ पे क्लिक करना है। यहां पर करना है कूपन कोड Y489, बस कूपन कोड को अप्लाई कर देना है। और बच्चे ये कोर्स कितने का रह गया आपका, 919129, ठीक है। 9129 का ये कोर्स रह गया है बच्चे, जहां पर आप अपने बोर्ड एग्जाम प्लस CUET दोनों की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और जो आपके साथ आपके पेरेंट्स का सपना जुड़ा है ना, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। बात समझ रहे हो ना, सपना वो कि जो आपका भी है और आपके पेरेंट्स का भी है। कितनी उम्मीदें लगाए बैठे आपके पेरेंट्स आपसे, मेरा बच्चा टॉप करेगा। कैसे टॉप करेगा, जब तक उसको नॉलेज ही नहीं होगी तो टॉप कैसे करोगे। क्या मम्मी पापा का सपना तुम ऐसे पूरा कर सकोगे, हाथ पे हाथ रख के बैठोगे, अपने आप पढ़ लोगे, बहुत अच्छी बात है पढ़ लोगे तो। लेकिन जिन बच्चों को स्मार्ट वर्क चाहिए कि टाइम कम है और हमें कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां पर हम पढ़ करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए महापैक को और हमारे साथ अपनी तैयारी को बूस्ट अप कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।